Hello everyone. I am Ms. Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज भारत के अनन्य राष्ट्रभक्त, एक महान जननायक, भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, 562 रियासतों को एक करने वाले, संपूर्ण राष्ट्र को एकता में बांधने वाले, अनेकता में एकता की पाठ पढ़ाने वाले अद्भुत और विलक्षण जननायक का जन्म दिवस है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ और ऐसी कामना करती हूँ कि ऐसे जननायक हमारे देश में पैदा होते रहें और हमारे देश को एकता में पिरोए रखें। हमारा देश अनेकता में एकता की बेमिसाल है। किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत कई सालों तक गुलाम रहा तो इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि तब हमारे बीच एकता की भावना नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर विदेशी हमारे ऊपर सैकड़ों साल तक राज करते रहे। देश का विकास, शांति, समृद्धि तभी संभव है जब देश में लोगों के बीच एकता रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस लोगों को यही पाठ सिखाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि लौह पुरुष ने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा देशी रियासतों को विलय भारत में कराकर देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। उनका साहसिक नेतृत्व आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल सरदार पटेल की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस दिन पूरे देश में लोग आपसी एकता को दर्शाते हुए एकता दौड़ में भाग लेते हैं। सरदार पटेल के 145वीं जयंती के मौके पर आज पूरे देश भर में एकता दिवस मनाया जाएगा। हर संस्था, हर स्कूल, हर जगह पर आज उनको याद किया जाएगा। तो आज हम सरदार पटेल जी के बारे में ही बात करेंगे। सरदार पटेल का जन्म तो सबसे पहले गुजरात के नाडियाद में जीवनी के बारे में बात करेंगे। वे झवेर भाई पटेल एवं लाडमा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके बड़े भाई थे। उनकी शिक्षा जो थी वो मुख्यतः स्वाध्याय से हुई थी, लेकिन उन्होंने लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की थी और वापस आकर अहमदाबाद में एक वकील बन गए और वकालत करने लगे। इनका पहले तो सामाजिक जीवन में रुचि नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी से ये मिले और उनके विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन था वह था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में 1918 में हुआ था। गुजरात का खेड़ा जो डिवीज़न था उन दिनों भयंकर भूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज जो थे वो सरकार जो किसान थे वो सरकार से भारी छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ये स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और भी लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद इनकी जो दूसरी सबसे बड़ी सफलता रही वो थी बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। 30% कर में वृद्धि की थी। समझ सकते हो कि 30% बहुत बड़ा होता है। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच की और 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटा करके 6.0% कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जीत थी और इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और आपको बता दूं
कि बारडोली सत्याग्रह ही यह आंदोलन था जिसमें गुजरात की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसमें महिलाओं ने इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो इसी सत्याग्रह के बाद उनके नाम के पहले सरदार लग जाता है। और सरदार पटेल ने जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ तो उस समय बहुत सी रियासतें फैली हुई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल लगभग 40% तक था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप 3 को छोड़कर से सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी और चारों ओर से भारत भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता वहाँ पर हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर वहाँ से पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। इसके बाद फरवरी 1948 में वहाँ जन्म संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। इसके बाद हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। आप समझ सकते हो कि जो हैदराबाद है वो भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर किसी दूसरे देश का होना संभव नहीं था। तो वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चला गया और निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी के साथ ही जो जम्मू कश्मीर राज्य है वह भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान कबायलियों ने हमला कर दिया। जब वहाँ पर हमला किया गया तो वहाँ के राजा थे हरि सिंह और हरि सिंह उस समय बहुत घबरा गए और भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में विलय पत्र पर साइन करते हैं तभी हम आपकी सहायता करते हैं। और उस समय राजा हरि सिंह इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिया और इस तरीके से जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो गया। लेकिन वहाँ पर उनकी कुछ शर्तें थी जो कि धारा 370 और 35A था, जिसे आप सभी जानते हो कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को उसे भी समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से जम्मू कश्मीर भी भारत का एक भिन्न हिस्सा बन गया। और पिछले साल ही 31 अक्टूबर 2019 को, जिस दिन यानी कि आज के 1 साल पहले ही ये जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन। तो ये अब से 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसमें अब केंद्र का शासन होगा। और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का मकसद यही था कि वहाँ पर जो अब तक विकास नहीं हो पाया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मतलब हर एक चीज़ में जो विकास नहीं हो पाए हैं वो विकास अब आसानी से हो सकेंगे। तो इस तरीके से हमारा देश अनेकता में एकता की एक बेमिसाल संज्ञा है और सरदार पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं और सदैव ही रहेंगे। आप देख सकते हो कि जो एक उनके लिए सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद कहीं ना कहीं खो गया था, लेकिन 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति बना करके उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। और सिर्फ उनके लिए ये सम्मान की बात नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। तो इस तरीके से हमारा जो एक अनन्य प्रेम है उनके प्रति वो सदैव बना रहे। और आप देख सकते हो कि हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। आपने कल ही देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यूट्रिशन मेगा फूड पार्क, जिसे हम एकता पार्क के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, उसका उद्घाटन किया गया, जहाँ पर न केवल मनोरंजन की चीज़ें देखने को मिलेंगी बल्कि ज्ञान की भी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, जो कि गुजरात के नाडियाद में अभी कल ही उद्घाटन किया गया। तो आप आज भी देख सकते हो कि आज भी बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पर किए जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।